आपका फॉर्मेट अकाउंट्स का कुछ भी हो, आप किसी भी देश में हो, हमने डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखे हैं, मॉरिशस से लेकर डेनमार्क तक, यूएस से लेकर सऊदी अरेबिया तक, नाइजीरिया से लेकर अंगोला तक, सभी जगह काम करता है। जो इंडिया में आपको अकाउंट सिखा रहे हैं, अरे भाई पूरे वर्ल्ड में आजकल अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में तो इंडिया के लोग छाए हुए हैं। और IFRS, इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 90% चीज़ें, 95% चीज़ें सिमिलर होती हैं। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो फॉर्मेट तो वैसे भी एक्सेल में ही होना है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए और आप काम करते जाइए। जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं उसको ठीक से समझिए, ठीक से देखिए। ये वीडियो आज हम सवेरे सवेरे बना रहे हैं। सवेरे का समय है, आई थिंक 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास का, और मैं आज एक हॉलीडे पे था। मैरियट जयपुर में हम रुके थे, और यहाँ आज चेकआउट करने से पहले एक प्यारी सी वीडियो आप सबके नाम। इसके अंदर हम आज का जो आइडिया कवर कर रहे हैं वो है कि भाई अकाउंट कोड्स, अकाउंट लॉजिक्स और आइटम कोड्स कैसे लिंक होने चाहिए। इन अकाउंट कोड्स का लॉजिक क्या होना चाहिए, क्या रॉन्ग ग्रुपिंग करके गाड़ी अच्छी होती है, ख़राब होती है। तो सबसे पहली बात, रॉन्ग ग्रुपिंग अगर आप अकाउंट्स में होने देंगे या रॉन्ग ग्रुपिंग आप अपने आइटम में होने देंगे तो काफ़ी मैस होने वाला है। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आएंगी, MIS अच्छी नहीं आएगी। आप कोई भी रिपोर्ट देख रहे हो, मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट देख रहे हो, तो अगर मान लीजिए स्टेशनरी की आइटम रॉ मटेरियल के बीच में घुसी हुई हैं तो समझ आएगा क्या? रिपोर्ट देखने का मन नहीं करेगा। 5-10 गलतियाँ अगर देख ली तो रिपेयर की आइटम्स भी रॉ मटेरियल में डाल दो, फर्नीचर को आप कंज्यूमर में डाल दो, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपने आदत डालनी है कि महीने में एक बार चेक करें कि आइटम कोड ठीक से खुले हैं क्या। महीने में एक बार चेक करें कि जितने भी आपके अकाउंट कोड नए खुल रहे हैं ठीक है क्या, डुप्लीकेट तो नहीं है, उनमें प्रॉपर्ली जो भरना चाहिए वो है क्या। अगर नहीं होगा तो मैस है, मैस हो जाएगा, और मैस कई बार इतना हो जाएगा कुछ साल बाद आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो पहले अकाउंट नंबरिंग का एक कंसेप्ट ज़रा देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको यहाँ समझा रहे हैं कि लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट, इन सब के लिए एक शुरू से पापा ने 1991 में जब फिंसिस को स्टार्ट किया था तभी से या उससे पहले से भी शायद पापा लॉजिक्स रखते रहे हैं कि भाई इनका क्या लॉजिक होना चाहिए, कौन सा किस डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि उसका अपने आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर इन प्लेस कर जाता है। बहुत ही लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, और इनफैक्ट वर्ड के बहुत सारे ERPs लगभग यही फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ये मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा है। एज ए स्टैंडर्ड जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, जो हमारे एसेट्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। और देखिए साथ साथ मैं आपको इस होटल की ब्यूटीज़ भी दिखाते रहूँगा। अच्छा है, आपका एक वर्चुअल राउंड हो जाएगा, वर्चुअल ट्रिप हो जाएगी आपकी। सो कुछ दिन गुजारो राजस्थान में, जयपुर में, एक परफेक्ट गेट अवे। बस ईच होटल अपने आप में एक प्यारा सा किला है, एक प्यारा सा राजमहल है, और हर होटल के अंदर जो कुछ उन्होंने बना रखा है, बिल्ड कर रखा है, प्रिटी गुड, प्रिटी नाइस, एंड आपका हॉलीडे होटल में रहकर भी हो जाता है। आप कोई पुरानी जगह पे जाओ ना जाओ, मार्केटिंग करो ना करो, आप शॉपिंग एंजॉय करना चाहते हो वो भी करो, बट होटल में रहो, और होटल की लॉबी को भी अगर आप एंजॉय करते हो सो यू एंजॉय द होल प्रीमाइसेस आर ऑलवेज गुड एंड हैप्पी टू बी देयर। एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर जैसा कुछ और सॉफ्टवेयर्स में, टैली वगैरह में आपको रेट वाइज अकाउंट कोड खोलने की कई बार लोगों को आदत होती है बिजी के अंदर कि भाई आपका 5%, 12%, 18%, 28% के GST पेबल अकाउंट बन जाते हैं, रेट वाइज RCM अकाउंट बन जाते हैं, रेट वाइज इवन स्टेशनरी का कि यही अकाउंट अलग होंगे, स्टेशनरी 5%, स्टेशनरी 12%, ऐसे नहीं चाहिए होता। तो फिंसिस इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर लेता है। फिंसिस की रिपोर्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं। सो आपको रेट वाइज अकाउंट नहीं खोलने, ना रॉ मटेरियल में, ना सेल्स में, ना परचेज में, ना कंज्यूमर्स में, रेट वाइज नहीं खोलना है आपने अकाउंट्स। एक और ख़ास बात याद रखने की है कि हमें फैक्ट्री वाइज अकाउंट नहीं खोलने होते हैं। कुछ जगह हमने देखा है, जैसे टैली वगैरह में कई बार लोग क्या करते हैं कि उनका एक अकाउंट है, जैसे सैलरीज हेड ऑफिस, सैलरीज प्लांट 1, सैलरीज प्लांट 2। नो, ऐसे नहीं करना। ओके, आपके सिंगल अकाउंट है, वही रेंट अकाउंट आपकी हर डिवीज़न में काम करेगा। फिंसिस में कॉमन यूनिक कोड नंबर कंसेप्ट है, जो कोड आपके हर प्लांट में चलता है। आपके
आप इंटर प्लांट कंपैरिजन भी कर पाते हैं, और इंटर प्लांट उसकी अपने आप जो रिव्यू रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी बनती हैं, मल्टी कॉलमर P&L भी बन जाते हैं। तो सेम कोड आपके सारे प्लांट्स में चलता है। तो आपको आपके अपने लेजर के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपका एक कस्टमर है अदानी, ओके, अदानी एनर्जी आपका कस्टमर है, या रिलायंस का कोई स्टोर आपका कस्टमर है, या आपका LG सैमसंग आपका कस्टमर है, और आप अपने 4 प्लांट से उसको भेज रहे हैं, आपको उसके 4 अकाउंट नहीं खोलने, आपके लिए वो एक ही अकाउंट है। आपके लिए वो बिल्कुल एक ही अकाउंट है, उसी एक अकाउंट से आप उसको डेबिट कर रहे हैं और कॉमन कंसोलिडेटेड लेजर देख सकते हैं, जो कई सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल नहीं होता। सो दैट इज़ गुड। आप इस SOP को यूज़ करें अपने वेंडर्स के साथ के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, और आपके अकाउंट कोड्स के लिए भी। इन सब में आपका कॉमन कोड होएगा। ये दूसरी बात है, जहाँ शिपमेंट आप कर रहे हैं, और अगर कस्टमर के 2 लेजर्स हैं, अगर कस्टमर की 3 लोकेशंस हैं तो वो 3 कोड खुलेंगे। वेंडर की अगर 3 लोकेशंस हैं तो 3 नाम से अलग हो सकता है, GST नंबर भी अलग हो, और GST नंबर सेम भी है। तो अगर मान लीजिए एक गुड़गांव है, एक फरीदाबाद है, एक बहादुरगढ़ है, तो वो 3 लोकेशन उस केस में बन जाएंगी। बट आपके अगर 3 प्लांट हैं और उसके 3 है तो 9 नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो आपके सेम कोड, मान लीजिए उनके सोनीपत की नई मारुति की फैक्ट्री आ रही है, तो उसको आप अपने तीनों प्लांट्स में से कहीं से भी अगर माल भेज रहे हैं तो आपके लिए वो एक ही है, आप एक ही को डेबिट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कर लीजिए, नहीं किया तो लाइक कर दिया, नहीं किया तो अब कर लीजिए। बैक टू द सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, क्या इंड AS जिसके अंदर लाइबिलिटी नीचे और एसेट ऊपर होता है, ओके। तो हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर अभी नए अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉन्च हुए हुए हैं, जो 250 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, और अदरवाइज लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल तो होते ही होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंड AS में कवर होती हैं मैंडेटरी के ऊपर, तो उनको अपने बैलेंस शीट के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर लाइबिलिटी नीचे और एसेट ऊपर रखने होते हैं। सो ओके, ये एक अमेरिकन सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था, जो आज तक आप और हम यूज़ कर रहे थे। तो वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ में जहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, सिंगापुर, हांगकांग, इनके अंदर आमतौर पे अमेरिकन सिस्टम है। तो भाई जब वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइजेशन की लहर चल रही है काफ़ी साल से, घर से स्टैंडर्डाइज करो, तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन CA इंस्टीट्यूट्स ने, सबने मिलके कहा चलो ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ज। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, यानी सारी लिस्टेड कंपनीज, और जो इंडिया की 250 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए हम नया स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तुम्हें IFRS जैसी, लगभग IFRS जैसी तुमको लोग रिपोर्टिंग करनी है। और उसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि भाई आपको भी एसेट ऊपर लाइबिलिटी नीचे करना है। तो फिनसिस में इसका भी हमने रास्ता निकाल रखा है, इसे हम स्पेशल पर्पस रिपोर्टिंग कहते हैं। तो हमारे जैसे 12, 13, 14 शायद क्लाइंट्स हैं जो लिस्टेड हैं, या फिर जो एनीवे लार्ज हो गई हैं, उनको अगर मान लीजिए देखना है अपना डेटा उस तरह से देखना है, तो भी फिनसिस के अंदर एक नई रिपोर्ट्स का क्रिएशन किया गया है। आप एक नया उसका सीक्वेंस डाल सकते हैं, और उस नई वाली रिपोर्ट के अंदर सिलेक्टेड 1-2 रिपोर्ट्स हैं, उसमें इंड AS के हिसाब से एसेट ऊपर, लाइबिलिटी नीचे हो सकते हैं। ये होटल के अंदर देखिए एक वाटर वॉल बनाई हुई है। ये वाटर वॉल है, कांच के ऊपर से पानी गुजर रहा है, और हम होटल का भी आपको दर्शन करा रहे हैं। तो अगर होटल को भी देखना है और अकाउंट्स की बातें भी समझनी है, और देखना है कहाँ पे एज अकाउंटेंट, एज अकाउंट्स मैनेजर, एज डायरेक्टर अकाउंट्स, एज MD आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अकाउंट्स ग्रुप सब ग्रुप के अंदर शेयर कैपिटल वाली एरिया के अंदर आप, एक तरीका है जो कंपनीज एक्ट बोलता है कि शेयर कैपिटल इज़ 1 अकाउंट। आप शेयर कैपिटल को 1 अकाउंट रखिए, शेयर एप्लीकेशन को 1 अकाउंट रखिए, ऐसे ही बोलता है कंपनीज एक्ट। मगर प्रैक्टिकल टाइम में कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर्स की लिस्ट नहीं मिलती। भाई हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो याद ही नहीं रहता लोगों को कि, और स्पेशली अगर मान लीजिए आपके यहाँ चेंजेस हो रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अब क्या करें? तो उसका सोल्यूशन है, कुछ लोग, हमारे कुछ क्लाइंट्स अपने, देखिए ट्रायल बैलेंस आपका अपना है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपका अपना है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रहेगा। तो उस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आप डेटा को
जैसे भी प्रेजेंट करना है कर सकते हैं। फाइनली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो एक्सेल में जाना है, मगर आपके पास जो पर्सन वाइज जो उनके शेयर कैपिटल के नाम है, आप चाहे तो रख सकते हैं शेयर कैपिटल मिस्टर ए, शेयर कैपिटल मिस्टर बी, शेयर कैपिटल मिस्टर सी। ये करके आपका जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है वो हमेशा रेडी रहेगा। और मान लीजिए कभी मिस्टर सी ने अपने कुछ शेयर मिस्टर डी को गिफ्ट किए, है ना, अपने मान लीजिए फैमिली मेम्बर को गिफ्ट किए, तो ए बी सी उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिख रहा है और डी शेयर होल्डर अपने आप क्रिएट हो गया हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही। तो आपके लोगों से कभी गलती नहीं होएगी, आपकी बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में शेयर कैपिटल की गलती नहीं होएगी। तो ये चीज़ें एक अच्छा टिप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो 0-0 ग्रुप तो हमारा हो गया शेयर कैपिटल के लिए, और 0-1 जो इसके इमीडिएट बाद आता है वो हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस उसका ग्रुप नेम है, उसके नीचे सब ग्रुप की आमतौर पे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और इसके अंदर हमारे तमाम जो शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब इसमें आ जाते हैं। आमतौर पे टोटल अकाउंट्स 3, 4, 5 से ज़्यादा किसी के नहीं होते, तो इसलिए में फर्दर सब ग्रुपिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इंटर प्लांट अकाउंट्स का ध्यान रखना होता है। इंटर प्लांट अकाउंट्स वो एरिया है जहाँ पे हमारे वो अकाउंट्स खुलते हैं जो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की मटेरियल मूवमेंट या पेमेंट, इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं। इन सब का नेट कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए इनको डेटर्स में नहीं खोलना, क्रेडिटर्स में नहीं खोलना, इनको आपने हमेशा 0-2 विच इज़ इंटर यूनिट अकाउंट्स उसमें खोलना है। इसके भी 2 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न है जिसके अंदर एक नॉर्मल MSME के हिसाब से उसकी मान लीजिए लोकेशन ही 1 या 2 या 3 है और ट्रांजैक्शन भी थोड़ी बहुत हैं या जो भी हैं, तो टू कीप इट सिंपल, अकाउंटेंट्स भी लिमिटेड हैं, वो एक सिंगल अकाउंट रखेगा, सिंगल ग्रुप रखेगा 0-2, और उसमें एक ही सब ग्रुप रखेगा 0-2-0-1, जिसमें 2-4 अकाउंट आ गए। ABC प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1, ABC प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 2 जब एक दूसरे से बात करेंगे तो ये वाले अकाउंट को यूज़ करेंगे। बट अगर आपका एक लार्ज पैटर्न है, लेट अस से आपके पास 10-12 एफिलिएट्स हैं, आपकी सेम पैन नंबर की मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, तो आप उनको स्टैगर भी कर सकते हैं, उनमें फैक्ट्रीज़ और डिपोज को अलग अलग कर सकते हैं। उनके जो अकाउंट्स हैं फॉर लोन पर्पसेस उनको अलग रख सकते हैं, डेटर्स अलग रख सकते हैं, क्रेडिटर रख सकते हैं विद इन 0-2। तो ऐसा भी हमारे एक सऊदी अरेबिया में क्लाइंट है जिसके यहाँ यही अकाउंट्स अपने आप में 50 अकाउंट्स हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी प्लांट्स हैं, उन सब की आपस में ट्रांजैक्शन चल रही हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को ठीक से मॉनिटर करने के लिए, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और अच्छे से रिप्लाई देने के लिए, तो उनको वो नेट नहीं करता, वो कहता है ये मेरा इंटर यूनिट सेल अकाउंट है, इसकी कलेक्शन आएगी, ये इंटर यूनिट परचेज अकाउंट है, इसकी पेमेंट दूंगा, और ये इंटर यूनिट लोन अकाउंट है। तो उसने उस तरह कर रखा है। बट मेजरली इंडिया के अंदर फॉर नॉर्मल MSME इंडियन ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस विद टर्नओवर्स ऑफ बिलो 1000 करोड़ इतने की जरूरत यूजुअली लोग नहीं करते। बट हाँ, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको अगर और परफेक्शन करनी है, ये भी ऑप्शन है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो 0-0, 0-1, 0-2 हो गए। अब 0-3 पे आते हैं। 0-3 होता है लोन्स के लिए, आमतौर पे सिक्योर्ड लोन्स जो आपने बैंकों से लिए, सिडबी या HDFC, ICICI किसी भी बैंक से लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, जो सिक्योर्ड लोन आमतौर पे कहलाए जाते हैं, उन्हें हम 0-3 में रखते हैं। इसकी सब कैटेगरी की जा सकती हैं। अगर आपके 1-2 लोन हैं तो सब कैटेगराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपके 10-15 लोन हैं तो आपके 2 कैटेगरी तो बन ही जाएंगी। एक बन जाएंगी गाड़ियों के लोन, एक बन जाएंगे बैंकों के लोन। अगर आपके बैंकों के ही 10 लोन हैं और गाड़ियों के 50 लोन हैं तो आप 4-5 कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। 0-3-0-0 में वर्किंग कैपिटल लोन्स हो गए, तो जो CC लिमिट्स हैं या EPC क्रेडिट्स हैं वो इसमें आए। 0-3-0-1 में लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, क्योंकि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग बताओ, बैंक्स अलग बताओ। तो आप 0-3-0-1 और 0-3-0-2 2 अलग अलग बना सकते हैं। अगर उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है तो आप इनको इकट्ठे भी रख सकते हैं। 0-3-0-3 हमने बना दिया उन लोन्स के लिए जिन पे TDS नहीं कटना, यानी कि मैंने एक बैंक से लोन लिया, TDS नहीं काटूंगा, है ये गाड़ी का लोन। एंड अगली कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी 0-3-0-4 हो गई। जैसे मैंने कई बार प्राइवेट कंपनीज से, मारुति कंट्री वाइड प्राइवेट लिमिटेड, ओके, या किसी भी मर्सिडीज़ का
या BMW का, इन सब ने अपनी अपनी फाइनेंस कंपनीज भी खोल दी हैं। कई बार तो ट्रक वाले ट्रक अपनी अपनी फाइनेंस कंपनी से देते हैं कि भाई आप हमारे बैंक से लोन ना लेकर हमारी फाइनेंस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाओ, आप उससे लोन ले लो, आपसे कोलेटरल भी नहीं लेंगे, बैंक को जितना या उससे कम ब्याज लेंगे, या बैंक आपको लोन अगर नहीं दे रहा हम तो भी देंगे। तो ये सेक्टर तो क्लियर है, बट इसमें TDS आ जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे ये TDS होना था या नहीं होना था? तो उसको याद दिलाने के लिए हमने ये 5 कैटेगरीज सिक्योर्ड लोन के विदिन सजेस्ट की हैं। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स इसको इस तरह यूज़ करते हैं, जिनके ज़्यादा लोन है, कम लोन है, तो 1 या 2 कैटेगरी से भी काम हो जाता है। जैसे हमने सिक्योर्ड लोन डिस्कस किए, अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर भी 2 कंसेप्ट्स हैं। अगर एक बहुत छोटी एक MSME ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनसिक्योर्ड लोन सिर्फ अपनी फैमिली के हैं और 4, 5, 6 अनसिक्योर्ड लोन है, तो कोई मेजर सब ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है। आपने अनसिक्योर्ड लोन 04 में 0400 खोल दिया अनसिक्योर्ड लोन, और उसमें मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D के सिंपल लोन अकाउंट्स आ गए। ऐसे ही मूवमेंट होती है। बट मान लीजिए आप कहते हो नहीं भैया मेरे को तो लोन अकाउंट्स और लॉजिकली करने हैं, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टर्स नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अनसिक्योर्ड लोन्स, इंटरेस्ट बियरिंग अनसिक्योर्ड लोन्स अलग कर सकते हो। फिर डायरेक्टर्स अलग रख सकते हो, डायरेक्टर्स रिलेटिव्स अलग रख सकते हो, क्योंकि लॉजिकली तो उन दोनों का भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अलग अलग बात होती है। फिर अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अलाउड है कंपनीज एक्ट में, वो अलग कर सकते हो। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं तो आपको और ज़्यादा फ्रीडम्स हैं, आप उनका एक ग्रुपिंग रख सकते हो। एंड आप इसके अलावा भी कोई अनसिक्योर्ड लोन है और मान लीजिए आपके यहाँ अलाउड है, तो आप उनको एक और सब ग्रुप कर सकते हो। आई होप जितनी मेहनत करके हम ये YouTube वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उतना ही आपको पसंद भी आएगा। बहुत कुछ है इसमें, कम से कम 30-40 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस YouTube वीडियो में हमने। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने अकाउंट्स को या अपने टीम को आप इसे शेयर करिए और पूरा देखना, बहुत कुछ है इसमें, कुछ भी मिस नहीं करना। कैसा लग रहा है आपको? इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है अपना पर्सनल टाइम देने में, अपनी नॉलेज किसी को बताने में, अपना कोई बात शेयर करने में। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। लगे रहिए, देखे रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, यू विल एंजॉय। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स मैं देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको इस होटल के दर्शन तो करा ही रहा हूँ। तो ये मैरियट होटल में देखिए किस तरह से ये एलिफेंट्स, प्यारे प्यारे एलिफेंट्स हैं और एलिफेंट्स की सूंड से पानी निकल रहा है। ये देखिए, ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल वाला एरिया, ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल एरिया है। ये सूंड से पानी निकलता हुआ बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बड़े भी एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही बड़े बड़े हाथी हमारे बड़े वाले एरिया में भी हैं। तो इट्स अमेजिंग एरिया, इसके अंदर एंजॉय होता है। और आप भी कभी कभी हॉलीडे मनाइए जयपुर मैरियट में। सो अमेजिंग थिंकिंग। जिसमें अब क्रिएटर्स पे बात करते हैं। तो क्रिएटर्स तो हर एक के यहाँ कई सौ होते हैं, कौन होगा इस पर? 100 से कम क्रिएटर्स होंगे। कुछ लोगों के तो 1000, 2,000, 6,000, 8,000, 10,000 क्रिएटर्स के अकाउंट हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और GST की वजह से तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी GST क्रेडिट लेने के चक्कर में अब अकाउंट खोलना ही पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो अकॉर्डिंगली ये सारा डेटा कैप्चर हो रहा होता है और डेटा आ रहा होता है। तो क्रिएटर्स में आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग करनी चाहिए। क्रिएटर्स की ये जो ग्रुपिंग मैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी इंडिया के लॉजिक के हिसाब से तो बहुत अच्छी ग्रुपिंग है, लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो यहाँ पर इसमें TDS का भी ध्यान रखा, GST का ध्यान रखा, RCM का ध्यान रखा, ठीक है, GST फॉरवर्ड और RCM दोनों का ध्यान रखा। इसमें पेमेंट सिस्टम का भी ध्यान रखा, बजटिंग ऑफ पेमेंट का भी ध्यान रखा, बजटिंग ऑफ एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखा कि भाई हमारे रॉ मटेरियल अलग ले लिए, डोमेस्टिक वाले रॉ मटेरियल इंपोर्टेड अलग ले लिए, वो LC कैलकुलेशंस के लिए, या इवन जो बैलेंस शीट के साथ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हमें देना होता है कि फॉरेक्स कितना खर्चा हुआ या इंपोर्टेड वेंडर्स कितने हैं, CMA डेटा में देना होता है। तो इसलिए इंपोर्टेड वेंडर्स को अलग कर दिया। AS11 का जो प्रोविज़न है वो भी सिर्फ फॉरेक्स करेंसी वाले एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए चाहिए होता है।
तो इसलिए भी 0601 अलग होना चाहिए। 0602 हो गया कंज्यूमर्स के लिए, इसमें तमाम डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन कंज्यूमर्स वाले वेंडर्स ले लिए। अमाउंट छोटे होते हैं, गिनती ज़्यादा होती है, प्योर रॉ मटेरियल नहीं है बट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इनकी एक कैटेगरी बना दी। प्रोफेशनल 10% TDS वाली कैटेगरी अलग कर दी। प्रोफेशनल RCM वाली कैटेगरी नीचे और कर दी, वो भी प्रोफेशनल है, वो भी 10% TDS है बट वो RCM वाले हैं, इसलिए उनको और अलग कैटेगरी बना दिया। तो RCM वाले जो भी लीगल या इम्पोर्ट सर्विसेज के खर्चे हैं उन वेंडर्स को आप इसमें रखो, ताकि आप RCM ना भूलो, इसका क्रॉस चेक ऑडिट कर पाओगे। आप ड्रिल डाउन जब करोगे ट्रायल बैलेंस से या बैलेंस शीट से या P&L से, तो आपको फ़ायदा होएगा, ऑडिट बेटर होएगा, लेजर रिव्यू बेटर होगा। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर जॉब वर्क वाले हैं 1% 2% वाले, उनको अलग बना दिया, उनकी अलग लॉजिक है, उसको देखना ज़रूरी है। कैपिटल गुड्स वाले, उनका और अलग वैरायटी बना दी, क्योंकि बैलेंस शीट में इनको ड्राइंग पावर के लिए तो माइनस इनको नहीं करना बिल्कुल भी, इनफैक्ट बाकी सर्विसेज को भी ड्राइंग पावर के लिए तो माइनस नहीं करना, इसलिए रॉ मटेरियल को अलग रखा था। और कैपिटल गुड अलग होना चाहिए, वो आमतौर पे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में रख दिया जाता है। फिर ट्रांसपोर्टर की भी दो वेराइटीज़ देखो हमने करी। एक ट्रांसपोर्टर जिनका TDS कटना है, जो बड़े वाले हैं, और जो जिनके 10 से कम ट्रक है और उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है, पैन दे रखा है, तो उनका TDS नहीं कटेगा। तो ये सारी बहुत ही रिफाइंड लॉजिकल वर्किंग्स हैं, इनको आप यूज़ करें। आखिरी में एक ग्रुप और डाल दिया लीगल केसेस के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो बुक्स में तो हैं, अभी हम हटाना नहीं चाहते, राइट ऑफ नहीं करना चाहते, बट कोई ना कोई डिस्प्यूट की वजह से पैसा हमने रोक रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ने रोक रखा है। तो इसका भी सारे फिंसेस के इम्प्लीमेंटर्स को भी और कस्टमर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को भी, सबको ये सलाह है कि एक ग्रुप हमेशा बना के छोड़ो लीगल केसेस का, ताकि अगर इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं वो नॉन मूविंग हैं या उनकी एजिंग अगर मोर देन 180 डेज आ भी रही है, तो आपका ऑडिटर या आप लोग को खुद भी परेशानी नहीं होगी उन्हें बार बार एक्सप्लेन करने में कि भाई ये लीगल केसेस हैं। ग्रुप में नाम लिखा है ना बड़ा बड़ा लीगल केसेस, और उनके तो पार्टी के नाम में भी मान लीजिए ABC पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में लीगल, इतना लिख दीजिए जिससे कि डे टू डे ऑडिटर भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा और आपको भी पता है कि ये वो वाली पार्टी है, इसके मुझे पैसे नहीं देने, गलती से भी नहीं देने। कैसा लग रहा है आपको? इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक्सपेंस पेबल, करंट लाइबिलिटीज़ जिसे कुछ जगह कहा जाता है, बट करंट लाइबिलिटी के अंदर एक एक्सपेंस पेबल का एक डेडिकेटेड ग्रुप है, जिसके अंदर GST पेबल के सारे अकाउंट्स एक सब ग्रुप में आ जाते हैं, TDS के बहुत सारे अकाउंट्स एक सब ग्रुप में आ जाते हैं, TCS के जो अकाउंट्स हैं, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको आमतौर पे TDS TCS को इकट्ठा रखा जाता है, बिकॉज सेम अथॉरिटी है, सेम लॉजिक है उनका, सेम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सैलरी, वेजेस, बोनस पेबल, इन अकाउंट्स को एक जगह पे रखा जाता है, उसका एक ग्रुप, इनके पेबल अकाउंट्स, सैलरी पेबल्स, वेजेस पेबल्स, ESI EPF प्रोफेशनल टैक्स वेलफेयर फंड, इनके भी 4-5 अकाउंट्स होते ही हैं, तो इनको ESI EPF वेलफेयर फंड पेबल अकाउंट्स में रखा जाता है। अगर आपके 2 या 4 प्लांट हैं तो प्लांट वाइज नहीं खोलना, सेम अकाउंट आपका हर प्लांट में अपने आप लॉजिकली अवेलेबल हो जाएगा, आपको नया खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन भी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स के इम्प्रेस्ड अकाउंट्स, भी क्योंकि डायरेक्टर्स के थ्रू काफ़ी खर्चा हो रहा होता है, तो अगर आपको ठीक लगे तो डायरेक्टर्स के इम्प्रेस्ड अकाउंट्स का भी एक सब ग्रुप होना ही चाहिए। आमतौर पर सभी क्या हो ही जाता है, ये भी एक करंट लाइबिलिटी ही है, ये भी एक एक्सपेंस पेबल है, इसके थ्रू पेमेंट हो रही होती है और उस पेमेंट को आपने टाइम टू टाइम नॉक ऑफ करना होता है, उनकी पेमेंट भी करनी होती है। इसके अलावा कोई भी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, जैसे मान लीजिए ऑडिट फी प्रोविज़न, कॉस्ट ऑडिट फी प्रोविज़न, सेक्रेटरियल ऑडिट फी प्रोविज़न, तो ये जो छोटे वाले प्रोविजंस हैं, इनके लिए भी आप 07 के अंदर एक सब ग्रुप बना सकते हैं। 07 के बाद 08 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए होता है। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स का प्रोविज़न, डिविडेंड का पेबल, डीलर के डिपॉजिट्स के लिए भी ये जगह यूज़ की जा सकती है, ये रेयर एरिया है। ग्रेचुटी प्रोविज़न वैसे तो मैंडेटरी है, कई लोग रखते हैं कई लोग नहीं रखते, वो एक सेमी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की तरह की चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में रखा जाता है। लीव एनकैशमेंट, इनकम टैक्स का ही प्रोविज़न, तो ये 08, 09 इन चीज़ों के लिए है। यू कैन डू योर बेस्ट। 0A, B, C, D बिल्कुल मत बनाइए, नहीं ज़रूरत, ये करके आप और मैस कर देते हैं, हम नहीं करना। ऐसे ही 1A, 1B आपने नहीं बनाना। अपने फाइनेंशियल मसल्स को ऐसा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो को पूरा ठीक से देखना,
ऐसे अपनी बॉडी बनाइए, ऐसी अपनी कंपनी बनाइए और ऐसे ही अपनी कंपनी के अकाउंट्स को बनाइए। फिर 1 से शुरू होते हैं, यानी 10, 11, 12, यानी 10, 11, 12, 13 एंड अप टू 19, ये होते हैं हमारे एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर जो हमारा पीपीई है, फिक्स एसेट्स जिसे पहले कहते थे या पीपीई कहते हैं इंटरनेशनली, तो पीपीई हमारा पहला ग्रुप हो जाता है 10 सीरीज़। 10 के अंदर अगर आपके 2-4 एसेट है तो कहीं भी डाल लो, बट हर एक के एसेट ज़्यादा होते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये जो स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये 10-12 तो आप ग्रुप रखें, सब ग्रुप रखें, ग्रुप ये हो गया, सब ग्रुप ये हो गया, और इसके अंदर आप मशीन वाइज अकाउंट खोल सकते हैं। मशीन वाइज लेजर अकाउंट खोल के ये एडवांटेज होता है कि आपको उस मशीन की ओरिजिनल डेट ऑफ बाइंग वगैरह मिल सकती है। तो सिग्निफिकेंट मशीन्स का बना लें, जो नॉन सिग्निफिकेंट मशीनें हैं उन्हें आप कॉमन प्लांट मशीनरी में छोड़ सकते हैं। इंटेंजिबल्स के लिए भी एक सेपरेट कैटेगरी आजकल काफ़ी लोग बनाते हैं, बनानी चाहिए, उसके लिए एक जगह है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप अपने सीए से पूछ लें, कुछ लोग इसी में डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते हैं, कुछ लोग इसको सेपरेटली एक अकाउंट या अगेन 100 अकाउंट बना देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो ये आपने आपस में विचार कर लेना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट चाहिए नहीं चाहिए। इन्वेंट्री ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इन्वेंट्री तो मेरे एसेट्स है, करंट एसेट का पहला हिस्सा है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में आप सिंगल अकाउंट भी रख सकते हैं, बट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स क्लियरली कहते हैं, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्लियरली कहता है कि भाई आपको सब रॉ मटेरियल WIP FG अलग अलग दिखाने होंगे। और ICDS कहता है आपके जो इवन रिपेयर आइटम्स हैं, जब तक आपने उन्हें खपाया नहीं है तब तक तो वो स्टॉक ही है, तो उनको भी आपको ईयर एंड में या मंथ एंड में स्टॉक पे शिफ्ट करना चाहिए। सो ये स्टॉक की जगह हो गई। कैश और बैंक, ये नॉर्मल बात है कि 12 सीरीज़ के अंदर हम कैश बैंक को रखते हैं, तो कैश अकाउंट्स यहाँ आ गए। इसमें फॉरेक्स का भी अगर कैश है तो भी इसमें आ सकता है। बैंक अकाउंट्स, करंट बैंक अकाउंट्स यहाँ आ गए। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो ऊपर आ चुके थे, सिक्योर्ड लोन के अंदर ही थे वो, बट जो करंट अकाउंट फॉर्मेट के अंदर अकाउंट्स हैं होते हैं अगर आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है तो ज़रूर होंगे, और लिमिट्स हैं तो ये ऑलमोस्ट नॉन मूविंग होंगे, तो ये वो जगह है उनके लिए। और फिक्स डिपॉजिट्स, अगर आपके फ्री फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ होने चाहिए। तेरा सीरीज इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने सब्सिडरी के शेयर्स हैं या कोई म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, उन्हें आप 13 के अंदर खोलें, और 14 के अंदर आप स्टाफ के इम्प्रेस्ड अकाउंट और स्टाफ के एडवांसेस को खोल सकते हैं। तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी बना दीजिए, एक इम्प्रेस्ड की, एक लोन्स की। लोन्स वो हैं जो सैलरी में एडजस्ट होंगे, 2-2 हज़ार रुपये महीना वो कटवा रहा है, 5,000 महीना कटवा रहा है, उसे कहते हैं वर्कर का लोन। और इम्प्रेस्ड होता है कि उसने आपसे पैसे लिए हैं जिसके अगेंस्ट वो कंपनी का खर्चा कर रहा है, या फिर उसने खर्चा किया है, बिल दे रहा है, फिर आप उसको पेमेंट कर रहे हो। ये सेल्स वाले भी लोग हो सकते हैं, परचेज वाले लोग हो सकते हैं, एडमिन वाले हो सकते हैं, HR वाले हो सकते हैं, प्लांट हेड हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों को कन्वेंस के पैसे, तो ये इम्प्रेस्ड अकाउंट होते हैं। तो ये हमने आपको पहले 4 ग्रुप बताए, 10 नंबर जहाँ फिक्स एसेट्स था, 11 इन्वेंट्री था, 12 जिसमें कैश बैंक है, 13 इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपके यहाँ वो रेलेवेंट नहीं है तो आप उसके सब ग्रुप मत बनाइए, अकाउंट मत बनाइए। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो रहने दो। स्टाफ इम्प्रेस्ड होना चाहिए, दस्ती मत रखो, रफ पर्ची पे मत लिखो। जब आपने गले से पैसा दे दिया वो एम्प्लॉय को डेबिट हो जाना चाहिए, और जब उसने हिसाब दे दिया तो उसको क्रेडिट होना चाहिए। तब तक आपके पास वीकली रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस किस वर्कर के पास या किस किस एम्प्लॉय के पास आपके कितने पैसे एज इम्प्रेस्ड गए हुए हैं और उनका क्या हिसाब है। जो बीच बीच के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, कुछ को मैं क्लोजअप के साथ आपको दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा, और कुछ को मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल या समझ के चलिए, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, जिसको सन्ड्री डेटर्स या कस्टमर्स बोलते हैं। तो इसको काफ़ी लोग मैंने देखा है बड़ा अनऑर्गेनाइज रखते हैं। जिस तरह क्रेडिटर्स की ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है, पेमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सारा मिक्सअप कर दिया तो पेमेंट आउटस्टैंडिंग की करते हुए आप
उसकी वर्किंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेटर है उसको आपने लॉजिकली कुछ ग्रुप्स करने चाहिए। उसी तरह डेटर्स के अंदर आपको डेटर्स के अंदर भी प्रॉपरली ग्रुपिंग करनी चाहिए। और डेटर्स को कैसे ग्रुपिंग करेंगे वो आउटस्टैंडिंग की भाषा में। ये अगर आपको जोन वाइज पसंद है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन की, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ऐसे कर लो। अगर आपको लगता है यार ईस्ट इंडिया में तो बहुत कम कस्टमर है बट वेस्ट में स्टेट वाइज चाहिए तो आप स्टेट वाइज थोड़ा सा कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को सेल्समैन वाइज करनी है तो मेरे पास 5 सेल्समैन हैं, मिस्टर ए बी सी डी, तो मिस्टर ए पार्टीज़, मिस्टर बी पार्टी, मिस्टर सी पार्टीज़, यानी डेटर्स मिस्टर सुमित, डेटर्स मिस्टर आशीष, ठीक है, डेटर्स संगीत, डेटर्स पुनीत। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ डिफरेंट सर्विस मैनेजर्स हैं जो आपके कस्टमर्स को सर्विस देते हैं तो उन सर्विस मैनेजर्स का नाम के हिसाब से करते हो। और इस ग्रुप को आप डायनेमिकली फटाफट चेंज भी कर सकते हो। जब भी कोई मान लो टीम मेंबर ऐड हुआ, उसको आपने 5 पार्टियाँ सबकी शिफ्ट करके दे दी, तो ये सारा भी पॉसिबल है। और आप इसके हिसाब से अपना डेटा प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। आपकी एमआईएस ज़्यादा बेटर निकलेंगी, आपकी आउटस्टैंडिंग बेटर निकलेंगी, आपका फॉलोअप बेटर होगा। तो ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग तो होनी ही चाहिए। अभी तक सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये हो रही हैं कॉरपोरेट वाली अकाउंटिंग पैटर्न के लिए जिनका डिटेल चार्ट होता है। बट क्या नॉन कॉरपोरेट्स में क्या होगा, पार्टनरशिप में क्या होगा, एलएलपी में क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? अगर ऐसा है चिंता नहीं करिए, बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में इसी वीडियो के आगे हिस्से में। बने रहिएगा। इसी तरह कंट्रोवर्शियल एरिया है लोन्स एंड एडवांसेस वाले एरिया का। लोन्स एंड एडवांसेस जो कि करंट एसेट्स का वो पोर्शन जिसकी अगेन सब ग्रुपिंग लोग ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। तो अगेन हमारी सजेशन है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा डिटेल में कि किस तरह से इसकी ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो जो करंट वाले लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसमें जीएसटी के अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, 15-20 अकाउंट्स तो जीएसटी के ही हो जाते हैं आजकल, वो सारे यहाँ आएंगे। जो टीडीएस के रिकवरेबल अकाउंट्स हैं वो 1702 में आएंगे। और उसके अलावा अगर और कोई प्रीपेड या अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं करंट नेचर के, वो यहाँ पे 1703, 4, 5, 6, 99 तक आप खोल सकते हैं उसमें। इसके बाद आते हैं नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर एक आध है तो कोई सब ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जिसमें आपके 10, 20, 50, 100 ईएमडी चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट चल रहे होते हैं, तो उनके भी सेपरेट ग्रुप आपको बनाने चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आपने टाइम टू टाइम लोगों को पैसे दिए हैं तो वो आपके कैपिटल गुड वेंडर्स में भी आ सकते हैं और एडवांस फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लोग दिखाया करते हैं। डेफर्ड टैक्स का अकाउंट भी यहाँ आ सकता है। कोई और सस्पेंस अकाउंट्स हैं, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जैसे हेड्स हैं, तो उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। 18-19 है नॉन करंट नेचर के अकाउंट्स के लिए। इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे मोटा मोटा डिस्कस हो गए। इनकम है, एक्सपेंडिचर हैं, उसमें मल्टीपल व्यूज़ हैं। ओके, हम एसेट लाइबिलिटी हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक है टैली कंसेप्ट जो कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। टैली यूजर्स को वो आदत है, तो वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसमें मटेरियल का एक ग्रुप बनाया, डायरेक्ट एक्सपेंस का बनाया, इनडायरेक्ट का बनाया, उसके अंदर उनके सब ग्रुप्स और आपके अकाउंट्स हो गए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कंपनीज एक्ट वाला तरीका। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर देखो जी, आपसे बात करते हुए हम यहाँ पे इनके नेट पे भी पहुँच गए थे। ये बैडमिंटन नेट था। सुबह सुबह का टाइम, तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले, होटल में चेकआउट से पहले आप लोगों के साथ और डिस्कस करते हुए अकाउंट्स की कोडिंग, अकाउंट्स का कोडिफिकेशन लॉजिक क्या हो सकता है, उसे कैसे बेटर किया जा सकता है। तो मैं हूँ मैरियट जयपुर में, और यहाँ पर आप वहाँ देख रहे होंगे वो जो पानी गिर रहा है, ये इस हाथी के सूंड से गिर रहा है। सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल, गुड आइडियाज़, मेकिंग थिंग्स बेटर। ओके, तो अब मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करूंगा और डिटेल में बात भी करूंगा। बट कुछ खास बातें कि सेल के ग्रुप के अंदर भी सिर्फ मैस मत बनाइए। सेल के ग्रुप में भी कुछ लॉजिकल आप कोड्स का आपको लॉजिक रखना ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक सेल ऑफ गुड्स होते हैं और सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो एक तो ये ग्रुप या अकाउंट अलग अलग होने चाहिए। सेल, सेंट्रल सेल, लोकल कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, वो नहीं चाहिए होता।
एंड सेल जीएसटी वाइज तो खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेल आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेल डोमेस्टिक, सेल एक्सपोर्ट ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लायंस पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। आपको कई बार एफओबी वैल्यू की सर्टिफिकेट देना होता है, लेना होता है। तो सेल एक्सपोर्ट, सेल इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, जो कि आपने मर्केंट एक्सपोर्टर को माल दिया, तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का भी अकाउंट हो सकता है, होना चाहिए। सेल एसईजेड सेल, कभी कभी लोग वो भी रख लेते हैं, वो भी हो सकता है। मेनली सेल डोमेस्टिक ये होना चाहिए। सेल सर्विसेज अगर आपकी सिग्निफिकेंट है तो आपको सर्विसेज के रेलेवेंट अकाउंट खोल देने चाहिए। सेल प्रोफेशनल चार्जेस, सेल जॉब वर्क इनकम, सेल सर्विस इनकम एज पर नेचर ऑफ योर बिजनेस, तो उसका एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सर्विसेज को अलग दिखाने का प्रावधान है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट या सब ग्रुप, जिसका नाम है इंटर यूनिट सेल्स और परचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समझाने के बावजूद लोग बहुत गलतियां कर लेते हैं। इंटर यूनिट परचेज को हमें इंटर यूनिट सेल वाले सब ग्रुप में रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, इंटर यूनिट सेल और परचेज आपस में नॉक ऑफ तब होएंगी जब वो एक ही ग्रुप में होएंगी। कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस अक्रॉस ब्रांचेस जब आप बनाओगे तो 2003 में रखकर वो ऑटो नॉक ऑफ हो जाएंगी। इसके लिए डिटेल्ड पीपीटी, डिटेल्ड वीडियो हम अलग से बनाएंगे, बट जो यहाँ बोला है प्लीज़ उसे ही आपने अमल में लाना है। अभी तक सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये हो रही हैं कॉरपोरेट वाली अकाउंटिंग पैटर्न के लिए, जिनका डिटेल चार्ट होता है। बट क्या नॉन कॉर्पोरेट्स में क्या होगा, पार्टनरशिप में क्या होगा, एलएलपी में क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? अगर ऐसा है, चिंता नहीं करिए, बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में इसी वीडियो के आगे हिस्से में। बने रहिएगा। जो आपके अदर इनकम अकाउंट्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। अदर इनकम में हमारा इंटरेस्ट इनकम, हमारा रेंट इनकम, हमारा डिविडेंड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब चीज़ें अदर इनकम में आ जाती हैं। गेन ऑन म्यूचुअल फंड्स, अगेन वेरी स्मॉल कंपनी में तो ये चीज़ें नेग्लिजिबल होती हैं, बट जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है उसके रिजर्व्स बढ़ते हैं, तो उन रिजर्व से प्रॉपर्टी आती है, शेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उन पर डिविडेंड आता है, तो उसके लिए अदर इनकम का ग्रुप बनाया जाता है। ये सेल में अपने को नहीं रखने, ये हमें अदर इनकम वाले एरिया में रखने हैं। आप अकाउंट्स के हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप अकाउंट्स के नहीं हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस वीडियो की टिप्स को, इन आइडियाज़ को अपने फाइनेंस डायरेक्टर के सामने बोलेंगे या अपने अकाउंटेंट के सामने बोलेंगे तो वो कहेगा हाँ यार बहू जी को तो आता है, बहू जी को तो पता है। तो डू इट, फ़ायदे का है, ज़रूर देखना। सो यहाँ हमने अभी देखे इनकम के अकाउंट्स जो सेल जैसे होते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आमतौर पे 29 सीरीज़ को हम रखते हैं। कॉग्स वालों को नहीं चाहिए, बट 95% लोगों को चाहिए। तो इसमें सब ग्रुप का नाम भी होता है इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, और इसके अंदर या तो एक अकाउंट होता है जिसका नाम अगेन है इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, या 5 अकाउंट हैं, इंक्रीज डिक्रीज इन आरएम, इंक्रीज डिक्रीज इन एफजी, इंक्रीज डिक्रीज इन डब्ल्यूआईपी, इंक्रीज डिक्रीज इन कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। सो इनका इफेक्ट अपने आप पीएनएल में सेल राइट साइड पे बढ़ जाएगा अगर स्टॉक बढ़ रहा है, और राइट साइड में माइनस हो जाएगा अगर स्टॉक उस महीने घट रहा है। इसे आप मंथली एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसका एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अब आ गया परचेज़ एरिया का। तो परचेज़ अकाउंट्स अगर हम टैली की भाषा में बात करें तो टैली वाला जो कंसेप्ट है जो सभी लोगों ने सीखा है, जो सीए इंस्टीट्यूट ने सिखाया है, जो हर बीकॉम की स्टूडेंट को, हर एमकॉम के स्टूडेंट को, हर सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस के स्टूडेंट को अपनी बुक में सिखाया जाता है, वो होता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और आप उसके अंदर परचेज़ लेफ्ट साइड में ले रहे हो। दैट्स द नॉर्मल इंडियन कंसेप्ट। इसी हिसाब से नॉर्मली इंडिया के अंदर सारी अकाउंटिंग होती है। किंतु जो यूएस कंसेप्ट है, यूएस गैप या सैप के अंदर, जो नेविजन के अंदर जो होता है, वो भी कंसेप्ट फिंसिस में है। तो फिंसिस के दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। 95% क्लाइंट्स इंडियन एसओपी फॉलो करते हैं, 2-4-5% क्लाइंट्स इंटरनेशनल एसओपी फॉलो करते हैं। दोनों का जीपी वही आना है, दोनों का एनपी वही आना है, दोनों की मिडिल परसेंटेज वही आनी है, सिर्फ देखने का डिफरेंस है, और अकाउंटिंग का थोड़ा सा एक ऑटोमेशन का डिफरेंस है। तो हम आपको दोनों डिटेल में समझा सकते हैं।
इंडियन गैप, नॉर्मल इंडियन अकाउंटिंग में आप परचेज़ रॉ मटेरियल, परचेज़ पैकिंग मटेरियल, परचेज़ कंज्यूमबल्स जैसे अकाउंट खोल सकते हैं, या सिंगल एक परचेज़ अकाउंट भी खोल सकते हैं। बाकी सारी रिपोर्ट्स आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल से, परचेज़ मॉड्यूल से मिल जाती हैं, तो आपको 10-20 परचेज़ अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स रेट वाइज तो बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया इंडियन गैप। अब आते हैं यूएस गैप के ऊपर। 1 मिनट, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? अगर हाँ, गुड, नहीं तो अब कर दीजिए। चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो यूएस गैप या सैप सिस्टम है, उसके अंदर तो एक ही अकाउंट रहेगा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें एंट्री चाहे आप मंथ एंड में खुद डालेंगे बेस्ड ऑन कंजप्शन अकाउंटिंग, जो आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड से निकल के आ रही होगी। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं। अंगोला, नाइजीरिया में कई क्लाइंट्स ऐसे ही करते हैं, हमारे क्लाइंट्स जो फिंसेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बाकियों की ग्रुपिंग डिस्कस करी, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके ग्रुप बना दिया जाता है। इसके अंदर सब ग्रुप आने चाहिए: पावर, फ्यूल, प्रोसेसिंग चार्जेस, रिपेयर्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, लेबर, वेलफेयर, डायरेक्ट रेंट। और इसके अंदर जो जो खर्चे मैं आपको स्क्रीन पर बताऊँगा, तो इनके वर्किंग्स को आप कर सकते हैं। 30 सीरीज़ में एक्सपेंसेस के हेड्स अभी हमने डिस्कस किए थे, रॉ मटेरियल वाले। 32 सीरीज़ के अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्कस किए, जो ओल्ड मेथड के अंदर ये सारे ग्रुप पहुंच जाते हैं 32, 33, 34, 35, 36 करके। वो भी एक वैलिड तरीका है। और जो न्यू टैली मेथड है, या बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं, कंपनीज एक्ट का भी लगभग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे रखना तो मिसलेनियस के अंदर पड़ता है अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनीज एक्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई लॉजिक उन्होंने बनाया नहीं फॉर वट एवर रीज़न। बट अपने को तो चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग मांगे जाते हैं। आपको अपने एनालिसिस के लिए जीपी अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए। कंपनीज एक्ट जीपी नहीं मांगता, कंपनीज एक्ट में जीपी का कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं, आपकी मैनेजमेंट चाहती है, तो आप इसको काइंडली इस तरह से इन 32 के सब ग्रुप बना दें आप, इन 5 हेड्स को, 6 हेड्स को। और इसके अंदर पावर एंड फ्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, पावर जैसे जितने अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगे। मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स हैं वो आप रखना चाहते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। जॉब वर्क संबंधित जितने खर्चे हैं, 1 है, 2 है, 4 हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि थर्ड पार्टी जॉब वर्क, प्रोसेसिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, वो सब इसमें अलग अलग बनाना चाहते हैं, इसमें बना सकते हैं। प्रोडक्शन संबंधित जितने रिपेयर के अकाउंट्स हैं, कुछ लोग 1 रखते हैं, कुछ लोग इसके भी 5 रखते हैं। तो जो भी आपने रिपेयर अकाउंट्स बना रखे हैं, मशीन की एएमसी हो या मशीन के रिपेयर्स हों, वो सारे यहाँ आएंगे। फ्रेट फॉरवर्डिंग के संबंधित सारे अकाउंट्स फ्रेट में आएंगे। और लेबर की जो वेजेस हैं या लेबर चार्जेस हैं, वो सारे यहाँ पे आने चाहिए। फैक्ट्री के रेंट, मशीन का रेंट यहाँ आना चाहिए। ये सब डायरेक्ट की नेचर बन जाता है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कंपनीज एक्ट ने मांगा है कि भाई मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अलग से दो, जो सैलरी जैसे खर्चे हैं। तो इसके अंदर ये 4 खर्चे बन जाते हैं। सैलरी नॉन प्रोडक्शन, यानी कि जो डायरेक्ट सैलरी थी वो तो ऊपर आ गई। अब जो सैलरी नॉन प्रोडक्शन, यानी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी है, इनडायरेक्ट स्टाफ की सैलरी है, वो यहाँ आएगी। कुछ लोग सैलरी को भी ये 3 टुकड़े कर देते हैं: डायरेक्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका लॉजिक हो सकता है। तो जो भी आपके सीए साहब को पसंद हो, आपको सब पसंद हो, आपकी मैनेजमेंट को पसंद हो, आप उस तरह से सैलरी अकाउंट्स का लॉजिक खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग एस्टेब्लिशमेंट में ही रखने लगे हैं। फिर स्टाफ वेलफेयर और उनके मेडिकल, उनकी ट्रेनिंग के खर्चे, उनकी रिक्रूटमेंट के खर्चे, ईएसआई, ईपीएफ, वेलफेयर फंड के खर्चे, एम्प्लॉयर शेयर वो यहाँ आएगा। एम्प्लॉय शेयर आपका इनकम भी नहीं है, एक्सपेंडिचर भी नहीं है, वो तो आपकी लाइबिलिटी है। आपने उसे रोका सैलरी डिसबर्समेंट के टाइम पे और गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो वहाँ पे आता है। और डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, तो ये अकाउंट भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में आ सकता है या आना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्टर रेमुनरेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव में ले जाते हैं, ओके। बट अगर फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं, तो उसको तो लॉर्जली एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में आना चाहिए, जो सैलरी वाला ग्रुप है। फिर एक 45 या 40 है ना, 40 में अगर आपने सैलरीज रख लिया तो 45 में एडमिनिस्ट्रेटिव रख लिया। अगेन अगर आपका ओल्ड मेथड है, जिस तो हम रिपेयर को बिल्कुल 45 बना देंगे, रेंट को 46, रेट्स एंड टैक्सेस 47, इंश्योरेंस 48, ऐसे भी हो सकता है। और ये सब ग्रुप भी हो सकता है। दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों ओके हैं।
तो रिपेयर नॉन प्रोडक्टिव जो हैं उसमें कंप्यूटर रिपेयर, व्हीकल रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर यहाँ आएंगे। जो रेंट जैसे खर्चे हैं, इनडायरेक्ट रेंट्स, गोडाउन का, हाउस का, रेजिडेंशियल हाउसेस दे रखे हैं लोगों को, फोटोकॉपी मशीन, इन सब के रेंट इस जगह आ सकते हैं 4502 में। रेट्स एंड टैक्सेस, इनएलिजिबल जीएसटी हुआ, गवर्नमेंट फ़ीस हुआ, कोई भी छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आरओसी फ़ीस होती हैं, वो सब यहाँ आ जाएंगे। इंश्योरेंस के खर्चे जितने हैं, स्टाफ इंश्योरेंसेस, मशीनरी इंश्योरेंस अगर ऊपर गई, स्टाफ इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस यहाँ आएगा। कुछ लोग एक ही जगह रख लेते हैं, डेट्स ओके, सिग्निफिकेंस के ऊपर है। ट्रैवलिंग कन्वेंस, डोमेस्टिक का अलग, फॉरेन का अलग, और भी जितने आपके अकाउंट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, वो सब यहाँ पे ट्रैवलिंग कन्वेंस संबंधी चीज़ें यहाँ आएंगी। डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल्स, कई बार कंपनीज में 10-20 प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो उन सारे प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स, एडवोकेट्स, उनके खर्चे के बिल इस ग्रुप में आएंगे या इस सब ग्रुप में आएंगे। टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, पोस्टेज, कोरियर, ये सब आपके कम्युनिकेशन ग्रुप में आने चाहिए। इसके अलावा भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बचता है, लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी या और मिसलेनियस, वो आप इस अदर 4508 में ले जा सकते हैं। नॉर्मली सभी कंपनीज़ में ऐसी ही कुछ ग्रुपिंग होती है, तो आपकी बैलेंस शीट में जो आप ग्रुपिंग यूज़ करें आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल आपको दिया है, दिस वर्क्स, सो दिस लार्जली वर्क्स। आप डाउनलोड करके इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। टॉक टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ये जितना अच्छी ग्रुपिंग होगी उतना बैलेंस शीट प्लॉट करना और आसान रहेगा। जितना आप मिसलेनियस में न डाल के प्रॉपर ग्रुप सब ग्रुप यूज़ करो, जैसे हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए, आपकी MIS के लिए, एक्सपेंस कंट्रोल के लिए, बजटिंग के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा है। डोंट गो अवे, बहुत कुछ अभी आने वाला है बीच बीच में। ये मिक्स एंड मैच रहेगा, कुछ वीडियो जो होटल में शूट किया, कुछ जो इसके बाद शायद गाड़ी में करूँगा या ऑफिस जाके करूँगा, और एक एक चीज़ को और डिटेल में समझाऊँगा स्क्रीन शेयर करके। देखते रहिएगा, बहुत कुछ आने वाला है। आप जानते हैं हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं यार संगीत, जो आपका पहले वाला मॉडल था ना, जो आप पूरा 90s में और 2000 से लेके 2020 तक कर रहे थे, वो और भी ज़्यादा फैंटास्टिक था। तो उसको भी आप यूज़ करें। उसके अंदर क्या है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाते, उसमें जो ITR के फॉर्म 6 के अंदर, ITR फॉर्म 4 के अंदर जो ब्रेकअप लिया हुआ है, उसी ब्रेकअप को लेते हुए हम सारे ग्रुप्स को रख लेते हैं। तो रेंट मेन हेड पे दिखता है, सैलरीज मेन हेड पे दिखता है, अदर छोटा हो जाता है, रिपेयर एक बड़ा हेड हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं, उन्हीं हेड्स को अगर हम ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, और अगर फ्रेट, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेट एक ग्रुप बना दिया हमने, फ्रेट एक ग्रुप बना दिया, उसे सब ग्रुप में मिला के ग्रुप बना दिया, और उसके अंदर हमने फ्रेट के सारे अकाउंट्स ले लिए। फ्रेट के भी 7-8-10 अकाउंट हो जाते हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, लोडिंग, अनलोडिंग, इंपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट वाला, कई बार और भी कई चीज़ें होती हैं, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग एजेंट। तो इन सब को इकट्ठे लेते हुए आप लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा, और ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं बीच बीच में आपको दे रहा हूँ, तो पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। एक बड़ी ख़राब चीज़ होती है मिसलेनियस। अगर हर चीज़ को आप मिसलेनियस में डाल देंगे तो सब कुछ मैस हो जाएगा। तो ये जो आपको ग्रुप्स हम आपको बता रहे हैं, या रूम में जाके मैं इसको स्क्रीन शेयर करके और डिटेल में शूट करूँगा, तो इन ग्रुप्स को आप यूज़ करने की कोशिश करिए। जितना अच्छा ग्रुप करेंगे उतनी अच्छी लॉजिकल PNL आपको दिखेगा। तो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड मेथड। आप इन मेथड्स को यूज़ करिए, टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं। इन टाइम टेस्टेड मेथड से जो कुछ हमने आज तक लर्न किया है, उन लर्निंग्स को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, लोगों को सजेस्ट किया है कि भाई इस तरह से आप अपनी वर्किंग को करिए और आपका लाइफ ज़्यादा बेटर होगा। तो आपके अकाउंट्स बेटर होंगे, आपकी MIS बेटर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू, और ये मैरियट के अंदर जो आज हम बैठे हैं इसके लिए मैरियट वाले का थैंक यू। अमेजिंग ट्रिप एट जयपुर, राजस्थान, इंडिया, एंड एन्जॉइंग द टाइम एंड यूजिंग माई टाइम, बीच बीच में जो टाइम स्लॉट मिलता है, इन अपडेटिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस बेटर फॉर यू। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट हेड आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। जो लोग OEM सप्लायर्स हैं उनके यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत कम होता है, पर जिनका अपना ब्रांड है वहाँ तो एडवर्टाइजिंग खर्चे, बिजनेस प्रमोशन के खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो लॉजिकली भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक हेड, एक ग्रुप होना चाहिए। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक मास्टर ग्रुप बनाना चाहिए, रिकमेंडेड है। कंपनीज एक्ट में इवन तो सेपरेटली नहीं मांगा गया है, बट इसकी फाइनल जो प्लेसमेंट है
एज अ ग्रुप ही आप रखें, रिकमेंडेड है विद इन द अदर एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसमें मास्टर ग्रुप्स हुए, पहला सेल्स प्रमोशन का। विद इन सेल्स प्रमोशन आप 2 लेजर अकाउंट अलग बना सकते हैं। सेल प्रमोशन विद 194 आर TDS, जो 10% होता है सेल्स प्रमोशन की कुछ चीज़ों के ऊपर, अगर किसी को फ्री गिफ्ट दे रहे हैं आप। एंड सेल्स प्रमोशन विदाउट 194 आर, तो दैट्स अ गुड आइडिया, आप ऐसा करें। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अगर बहुत सारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो आप उसमें भी न्यूज़ मीडिया का अलग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अलग कुछ बना सकते हैं। अदरवाइज सिंगल रख सकते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट में आमतौर पे TDS होता है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे होता है, एक्सेप्ट आप अखबार को डायरेक्टली पेमेंट दे रहे हो, जो यूजुअली होता नहीं, तो एडवर्टीजमेंट में यूजुअली TDS होगा। फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वो भी आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ना होकर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक खर्चा माना जाता है, बिकॉज ये मार्केटिंग साइड का नुकसान होगा। पैकिंग एक्सपेंसेस, कुछ लोग इसे प्योर, अगर वो प्राइमरी पैकेजिंग है तो रॉ मटेरियल वाले ग्रुप में ले जाते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाते हैं। कुछ लोग टर्शरी पैकेजिंग को स्पेशली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रेट के अकाउंट्स भी कुछ पे RCM होता है, कुछ पे RCM नहीं होता है। तो फ्रेट के भी मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, फ्रेट विद RCM, फ्रेट विदाउट RCM, ताकि आपका ऑडिट बड़ा आसान हो जाएगा। और याद रखिए, ट्रक ट्रांसपोर्ट के अंदर विदाउट RCM कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। अगर कोई भी मोटर व्हीकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल तो ऑटो में भी मोटर ही है, टैक्सी भी मोटर है, ट्रक तो मोटर है ही, टेम्पो मोटर है, तो फ्रेट के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके RCM में आते ही आते हैं, अगर वो ट्रक वाले हैं। अगर ट्रेन के हैं, एरोप्लेन के हैं, वो तो एनीवे फॉरवर्ड चार्ज में आ गए होते हैं, तो ट्रक RCM में यूजुअली आएगा। अब एक और कैटेगरी आ गई जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ट्रक वाले को आज सुविधा मिल गई है फॉरवर्ड चार्ज लगाने की, ताकि वो ट्रक का जो GST है वो वेस्ट ना हो, ट्रक के रिपेयर का GST वेस्ट ना हो, ट्रक की इंश्योरेंस का GST वेस्ट ना हो। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वेंडर्स हैं वो तो बाकायदा स्टार्ट कर चुके हैं फॉरवर्ड चार्ज GST, और ये आपके फ़ायदे में ही है, क्योंकि जब उनको 28% का GST ट्रक पे मिलता है और वो लॉस नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो आपको बेटर प्राइसिंग दे सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसा ट्रक वाला ढूंढे जो फॉरवर्ड चार्ज लगा रहा हो, क्योंकि उसे ITC मिल रहा है, वो अच्छी बात है। आप 5% RCM अगर दे रहे हैं तो आपने दिया और खुद ही ले लिया, बट उसका तो GST वेस्ट हो गया ना। तो कोशिश करिए आप ऐसा वेंडर ढूंढें जो फॉरवर्ड चार्ज वाला हो। अब अकाउंट कोडिंग में इसका क्या हो सकता है, फ्रेट नो RCM नो FCM, ऐसा होएगा नहीं वैसे। फ्रेट RCM बेसिस, फ्रेट FCM बेसिस, ओके, ट्रक वाले, और फिर फ्रेट रेल, फ्रेट एयर वाला काम कर सकते हैं, और जो लोडिंग अनलोडिंग है वो इसके अलावा है। तो अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो एक आध अकाउंट में चलेगा, बट जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, बिकॉज ERP तो बड़े वालों को ही चाहिए होता है, तो उस केस के अंदर लीगल कंप्लायंस को बेटर करने के लिए जो हम सजेशंस दे रहे हैं उनको ज़रूर आप यूज़ करिएगा। कमीशन ऑन सेल्स कमीशन, इस पर भी TDS होता है 194H का, तो इसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे हों तो सब ग्रुप, नहीं तो अकाउंट। एंड इसके अलावा कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं तो वो 5007 में कर दिए जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक सेपरेट ग्रुप है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लब मत करिए, वो एक टैली वाला तरीका है, वो नहीं चलेगा। आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस अलग रखने ही चाहिए, और उनका डिटेल्ड वर्किंग मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में ये 5-6 सब ग्रुप तो होने ही चाहिए। एक होता है CC अकाउंट का ब्याज, जो वर्किंग कैपिटल का ब्याज कहलाता है, या EPC वाला। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, ये आपको DSCR निकालने के लिए अलग चाहिए होता है, तो इनको अलग ना करें। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अलग, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल अलग। इंटरेस्ट ऑन अदर लोन्स, कई बार बैंक इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट अलग माना जाता है, तो आपके जो अनसिक्योर्ड लोन का ब्याज है वो आपका अदर्स में होना चाहिए, वो टर्म लोन के साथ अलग। टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स अलग चीज़ है, नॉन बैंक्स अलग है। NBFC को टर्म लोन मान सकते हो, बट जो डायरेक्टर्स के अनसिक्योर्ड लोन है उसको आप टर्म लोन मत मांगिए, उसके लिए अलग हिस्सा होना ज़रूरी है। बैंक चार्जेस, कई बार बिल डिस्काउंटिंग के एक्सपेंसेस, LC बनाने के, BG के एक्सपेंसेस, ये भी बहुत सारे होते हैं, तो इनके भी एक सेपरेट हेड होने चाहिए।
इसको आप एज ए लेजर अकाउंट भी रख सकते हो, और बहुत सारे अकाउंट हो तो लेजर सब ग्रुप भी रख सकते हो, ये यहाँ पे समझाया है। 65 में डेप्रिसिएशन का अकाउंट होना चाहिए, प्रेफरेबली हर महीने डेप्रिसिएशन की टेंटेटिव एंट्री आप डालते जाइए, ताकि बाद में डेप्रिसिएशन की वजह से पीएनएल का शॉक ना मिले। क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट डायरेक्टली पीएनएल देख रही है तो शुरू में विदाउट डेप्रिसिएशन देख रही होगी, और बाद में आप अचानक डेप्रिसिएशन दोगे तो एकदम से फिगर बदल जाएगी। तो आदत डालिए मंथली क्लोजिंग में इन सारी चीज़ों को आपने ज़रूर डालना है। तो ये टिप्स हैं हमारे बीपीओ टीम मेंबर्स के लिए भी जो फिंसिस के बीपीओ में काम कर रहे हैं, और तो उनके लिए भी, और हमारे सभी क्लाइंट्स के लोगों के लिए भी। काइंडली इन एसओपीज़ को यूज़ करो, आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अब आ जाते हैं एक बड़ा खास ग्रुप जिसे कहते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये वाला, ये तो बैंड बाजा बारात शुरू हो गई भाई। ओके, संडे वेलकम है, वेलकम डिफरेंट जो चेक इन टाइम होता है हमारे होटल का, तो उसमें वो गेस्ट को वेलकम करने के लिए बैंड बाजा भी अब शुरू कर रहे हैं ये। अब होटल की लिफ्ट लॉबी में मैसिव, आगे मेरे सामने वाला हिस्सा तो मैसिव बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 30-40 लोग हो चुके हैं, शोर भी खूब हो रहा है, बैंड बाजा बारात हो रहा है। एंड बची हुई इन्फॉर्मेशन मैं आपको होटल के किसी दूसरे कमरे में जाकर स्क्रीन शेयर करके डिटेल में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेहनत जो भी एफर्ट है वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, उत्साहवर्धन करिए। कमेंट देने में किसी का कुछ नहीं जाता, मगर अच्छा लगता है अगर कोई पॉजिटिव मोटिवेटेड कमेंट्स हों। एंड फिंसिस को ठीक से यूज़ करिए। हमारा मेजर पर्पस तो यही है कि आप जो अच्छे आइडियाज़ हैं उनको ठीक से यूज़ करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें। महीने में एक बार ऑडिट करें कि भाई आपके ग्रुप सब ग्रुप ठीक जा रहे हैं, आपके अकाउंट ठीक जा रहे हैं, पिछले एक महीने में जो नए कोड खुले वो ठीक जगह पे खुले। कोड का अप्रूवल सिस्टम भी फिंसिस में है। अगर आपके यहाँ एक बड़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो एक बंदा कोड बनाएगा, दूसरा अप्रूव करेगा, इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। महीने में एक बार ठीक से चेक करिए। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सेल मैं आपको लिंक एक्सेल में अपलोड कर दूंगा और लिंक नीचे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? अगर हाँ गुड, नहीं तो अब कर दीजिए। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये लास्ट पोर्शन है टैक्सेशन, जिसमें हमारा एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस को हम ट्रांसफ़र आउट कर देंगे, ताकि पीबीटी से पीएटी के बीच का जो टैक्सेशन है उसका फ़र्क आ जाएगा, विच इंक्लूड्स द टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस, एंड लास्ट में जो बचा वो है आपका पीएटी। अगर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो पार्टनर सैलरी ट्रांसफ़र भी होएगी, तो उसकी एंट्रीज 89 में आ जाएंगी। कंपनीज़ में 89 की कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनली जो बचा वो है पीएटी। इस पीएटी का आप जो जेवी डालेंगे वो होगा प्रॉफिट इन द बुक्स फॉर द ईयर डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, ताकि रिजर्व्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, प्रॉफिट यहाँ माइनस डेबिट आ जाएगा, और आपका पीएनएल जो है वो 0-0 के डिफरेंस में मैच हो जाएगा। इसे प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। दैट्स ऑल। ये वीडियो आप दे सकते हैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अपने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को, अपने इंटरनल ऑडिटर को, कि भाई ये एसओपी फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। इनको देखकर, इस एक्सेल फाइल को देखकर उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। चीज़ों को बेटर करके हमेशा अच्छा लगता है। महीने में एक बार अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि हमारा ऑडिट डिवीज़न भी इन चीज़ों कर रहा होता है। फिंसिस का ऑडिट डिवीज़न आपकी मदद करता है इन चीज़ों को बेटर करने में। सिस्टम ऑडिट, लेजर ऑडिट, रिव्यू ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इससे आपको फ़ायदा होता है। तो आप अपने यहाँ खुद अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करिए जिसमें आपके लोग आपके बेनिफिट के लिए इन कोडिंगफिकेशन से लेकर कंप्लायंसेस तक सब चीज़ों का चेक कर सकें और आपको सेफ रख सकें। इन चीज़ों की चेकिंग हर महीने होनी चाहिए, हर महीने एक फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। एंड इन चीज़ों को एक चेकलिस्ट का हिस्सा बनाइए। ये चीज़ें चेक हुई, हर महीने एक बार अकाउंट्स देख लिए, हर महीने लिंकिंग देख ली, हर महीने कोई छेड़खानी तो नहीं हुई वो देख ली। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसे आप सॉल्व करते जाइए, चीज़ें बेटर होंगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेटर होगी, आपकी एमआईएस बेटर होगी, आपके डिसीजंस बेटर होंगे, आपका रेशियो एनालिसिस आपकी मदद करेगा। थैंक यू। कॉर्पोरेट्स और नॉन कॉर्पोरेट्स की ग्रुपिंग के अंदर कोई मेजर फ़र्क नहीं है। अब तो जो नए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ गया है, सी इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी दे दिया है अब नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए भी, तो नॉन कॉर्पोरेट्स को भी लगभग यही फॉलो करना है। एंड अगर कहीं कोई
चेंज है तो सिर्फ कैपिटल एरिया में है, वहाँ पे शेयर कैपिटल होता है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल होता है। कुछ लोग पार्टनर्स के भी मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट, वो आप कर सकते हैं। सो ये सारे आइडियाज़ इस सारी एक्सेल फाइल में आपको मिल जाएंगे जो मैं इसमें लिंक में देने वाला हूँ। सो विद यू हियर एट द ताज एट द मैरियट होटल जयपुर and enjoying my time and using this for sharing some information with all of you. अगर आपको लगता है ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो भी देख लीजिए, शायद कुछ समझ आ जाए। बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत अच्छे टिप्स, और जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल पर्सन हैं तो भी वो टिप अगर आप अपने सीनियर्स, अपने अकाउंट्स, अपने फाइनेंस वालों के सामने बोल देंगे तो लोग कहेंगे यार इसको तो कुछ आता है। ठीक है, तो इसलिए छोड़ना मत, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैटर तो है अकाउंट्स के, बट अगर आप नॉन अकाउंट्स वाले बंदे हैं तो आपको ये देखना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि अकाउंट्स वाले करते क्या हैं और उनको ठीक से आप गाइड भी कर पाएंगे। तो अगर आप नॉन अकाउंट्स वाले हैं फिर तो आपके लिए देखना और ज़रूरी है। नॉलेज ही सही, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं ना, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पीपल, तो ये समझ लीजिए ये उसकी एक मिनी क्लास है। सो ताज मैरियट के अंदर मैं आप लोगों को आज इसका एक सलाह दे रहा हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ दे रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को देखना, मज़ा आएगा। ड्राइव करते हुए पीछे गाड़ी ड्राइव हो रही है, आप पीछे बैठे हैं, पूरी वीडियो देख लीजिए, मज़ा आएगा, बहुत कुछ बताने वाला।